स्टूडेंट्स के लिए पेपर बनाते हुए मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल जो लगा वो कि हम जी सूट की अपनी ईमेल आईडी से पेपर बनाएं। तो सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपनी जी सूट की आईडी को सिलेक्ट करना होगा। फिर हम उसके जब उन 9 डॉट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम उसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने गूगल फॉर्म के अलग अलग प्रकार खुलते हैं। तो हम इसमें से वेजेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको इस ऑप्शन को दोबारा से अनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्विजेस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने क्विजेस का पेज खुल जाएगा। अब सबसे पहले हमें अपने फॉर्म को, अपने पेपर को टाइटल देना होगा कि हम किस क्लास का पेपर ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हम 8th क्लास का इंग्लिश का पेपर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इंग्लिश 8th ऑनलाइन एग्ज़ाम 2020। तो हमने ये ऊपर टाइटल में भी और जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसकी हेडिंग में भी हमें यही चीज़ें टाइप करनी होगी, ताकि जब हमारे पास रिस्पांस आए तो वो हेडिंग से हमें रिस्पांस का पता लगेगा। क्योंकि जो भी हमारा रिस्पांस या बच्चों के आंसर हमारे पास एक्सेल शीट में सेव होंगे तो वो उसी नाम से होंगे। तो इसलिए दोनों का नाम अगर हम एक रखेंगे तो हमारे लिए सुविधा रहेगी। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर बच्चे के पास जाना है, हम उसका भी टाइटल सेम रख लेते हैं, इंग्लिश 8th ऑनलाइन एग्ज़ाम्स 2020। अब इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने समय के लिए पेपर है, कौन सी तारीख को है, या कोई और इंस्ट्रक्शन जो भी हम बच्चों को देना चाहते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, टोटल टाइम 90 मिनट्स, टोटल मार्क्स सपोज़ 80 नंबर का पेपर है, और डेट हम मान लेते हैं कि 12 तारीख से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो मैं 12 अक्टूबर की डेट यहाँ डाल रहा हूँ। देखिए मार्क्स 80 मार्क्स, और अब डेट की बात कर रहे हैं तो 12 अक्टूबर। ऐसा करने पर हमें ये याद रहेगा कि हमारा ये पेपर किस तारीख को हुआ था, और बच्चे के पास भी उस दिन की डेट होगी जिस दिन उनका पेपर है। तो पेपर चूज़ करने में और पेपर को ढूंढने में आसानी रहेगी। अब हम सबसे पहले बच्चे की पर्सनल डिटेल जो हमें चाहिए, जिससे कि हमें पता लगे कि कौन से आंसर किस बच्चे के, हम उसको फीड करेंगे। तो नंबर 1, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। अब नेम ऑफ़ द स्टूडेंट के लिए जो आंसर हैं, हम उसे मल्टीपल चॉइस आंसर तो दे नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। सबसे ऊपर शॉर्ट आंसर का ऑप्शन है, शॉर्ट आंसर, और नीचे हम इसे कंपलसरी करेंगे कि बच्चे के लिए आंसर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम बच्चे के आंसर को नहीं चेक कर सकते। फिर उसके बाद हम लेते हैं क्लास एंड सेक्शन। क्लास एंड सेक्शन को हम शॉर्ट आंसर की तरह भी दे सकते हैं और मल्टीपल चॉइस की तरह भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस में इसको लेके दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैंने इसे मल्टीपल चॉइस में इसको सिलेक्ट किया। तो सपोज क्योंकि हम 8th क्लास का पेपर बना रहे हैं, तो 8th A, 8th B और 8th C हम 3 चॉइस उसे देंगे कि बच्चा जिस भी क्लास का है वो अपने क्लास के सेक्शन का उसमें वहाँ पर सिलेक्ट कर सके। अब जो तीसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों की हमारे पास होनी चाहिए वो है कि रोल नंबर। आमतौर पे ऐसा होता है कि 2 बच्चे एक ही नाम के होते हैं, तो रोल नंबर से ही हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार फुल नेम नहीं लिखते। तो रोल नंबर लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो रोल नंबर को भी हम शॉर्ट आंसर में यहाँ पर नोट कर लेते हैं, और इन तीनों जानकारी को हम यहाँ पर कंपलसरी देना बना देते हैं, जिससे कि एक स्टार वहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन क्रिएट करने से हमारे पास ये ऑप्शन है कि बच्चा पहली जानकारी पूर्ण करने के बाद ही अगले सेक्शन पर जाएगा। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन दी गई है, हमारे पेपर में पहला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टाइप करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी हमारी डिटेल्स है, जो भी आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी है, वो हम इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और वैसे भी हमें सबको कंपलसरी बनाना है ताकि बच्चा कोई ना कोई आंसर दे
और तभी वो नेक्स्ट सेक्शन सब्जेक्टिव पे जा सके। अब ये हमने कर लिया कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब हम ऊपर वही जो क्रॉस का निशान है उसे लगाकर हम फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। सपोज़ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम इंग्लिश का पेपर ले रहे हैं तो हम पूछ लेते हैं बच्चे से, हु इज़ द पोइट ऑफ, कि जो भी कविता उनके चैप्टर्स उनके सिलेबस से रिलेटेड है, आगे सिलेबस उसका नाम आ जाएगा पोइट्री का। तो सपोज़ हमने यही क्वेश्चन उनसे पूछा कि हु इज़ द पोइट ऑफ दैट वन और दिस वन पोइम, और आगे हम उसको मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दे देते हैं। सपोज़ ABCD, या जो भी उस पोइट के आपके नाम है, आप कुछ भी जो भी नाम है उसे आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ABCD लिख रहा हूँ। तो ये मल्टीपल चॉइस में उनके पास 4 आंसर हो गए कि चारों में से वो किस आंसर को देना चाहेगा। अब नीचे हम, अगर मैंने इसे कंपलसरी बनाया है, राइट साइड पे एक तीर का निशान आ रहा है जो कि बच्चों को आंसर देने के लिए सबसे पहले हम इसके पॉइंट देते हैं। 1 नंबर का सपोज ये क्वेश्चन था, ये दिया। अब हमें इसका राइट आंसर सेलेक्ट करना है। सपोज़ मान लेते हैं कि 20 का राइट आंसर था, तो हमने जब उस पर क्लिक किया तो वहीं पर एक राइट का ऑप्शन आ गया। अब डन करना बहुत ज़रूरी है। डन करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हम उसी डुप्लीकेट क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और डुप्लीकेट को आगे एडिट करके आप उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए, या फिर वही साइड में प्लस के निशान पर आप क्लिक करके अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें भी वही, सपोज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, तो इसके भी हमने 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से सपोज इसका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। हमने उस पर क्लिक किया, और जो B वाला पहले से आ रहा था उसे डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दोनों आंसर के पॉइंट खुद ब खुद बच्चे को जाएंगे। किसी ने B लिखा तो उसे मिलेगा, C लिखा तो उसे मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इसको देखें। अब हम नेक्स्ट सेक्शन हमने क्रिएट किया सब्जेक्टिव टाइप के लिए। सपोज़ हमारे 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी आपके 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने हैं उसके बाद आप अपना नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आपको डिटेल देनी है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी है, वो आप इसके नीचे लिख सकते हैं। और उसके बाद उसी तरह से प्लस का निशान हम दबाएंगे और हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। सपोज़ हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ स्केच ऑफ मिल्कमैन ऑफ एनी चैप्टर। कोई चैप्टर है जिसमें मिल्कमैन कोई करेक्टर है, आप उसका करेक्टर स्केच बच्चे से पूछ रहे हैं। अब क्योंकि ये शॉर्ट आंसर नहीं है तो हम यहाँ पर इसे पैराग्राफ देंगे, या लॉन्ग आंसर का ऑप्शन अगर आप है तो वो देंगे, या पैराग्राफ्स का ऑप्शन दीजिए, ताकि बच्चा जितना चाहे उतना इसमें लिख सके। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह सब्जेक्टिव में हम यहाँ पर मार्क्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में बच्चे को खुद लिखना है, तो जब तक टीचर मैनुअली उसे चेक नहीं करेगा तो तब तक हमें उसे मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम जो प्लस टिक का निशान है लेफ़्ट साइड हमें जो नज़र आ रहा है, हम उस पर कुछ भी काम नहीं करेंगे, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चल पड़ेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो भी है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्रिएट किया। अब इसके बाद एक ऑप्शन हम कहते हैं कि हमें बच्चों को हैंड रिटन आंसर देने के लिए एक ऑप्शन देना है फाइल अपलोड का। तो वो मैं यहाँ पर देकर दिखा रहा हूँ कि जब आपके सारे सब्जेक्टिव हो जाएं तो आप लास्ट में भी एक ऑप्शन दे सकते हैं, या हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप फाइल अपलोड के उसमें बना सकते हैं। लेकिन हर किसी को बनाने से प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है बच्चा इतनी फ़ाइल अपलोड ना कर पाए, क्योंकि उसे हर क्वेश्चन के अलग अलग फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि बच्चा सारी फ़ोटो को एक ही जगह PDF या कोई बनाए और उसे एक जगह अपलोड करे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं कि हैंड रिटन आंसर के लिए ऑप्शन है। तो अब हम यहाँ पर साइड फाइल अपलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ पूछ रहा है कि किस तरह की फ़ाइल हमने इस बच्चों को अलाउ करनी है। तो बेटर है कि हम उन्हें सारी फ़ाइल अलाउ कर दें, कि जिस भी तरह का उनका अगर फ़ोन है, फ़ोन में हो सकता है PDF आ रही हो, इमेज आ रही हो, JPG आ रही हो, तो ताकि जो भी फ़ाइल वो अपलोड करे उससे हो जाए। आप कितनी फ़ाइल अपलोड कर सकता है, 5 या 10, ये भी आप मैक्सिमम ऑप्शन रखिए एक बच्चे के लिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइल अपलोड कर सके। अब यहाँ पर है कि फ़ाइल कितनी हो, तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक बच्चे की फ़ाइल का साइज़ नहीं आ रहा, ये सारी फाइल्स का साइज़ है। ये सारे बच्चे जितनी फ़ाइल अपलोड करेंगे उसका मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए।
तो डिफ़ॉल्ट में सेटिंग में 1 GB होता है, आप इसे 10 GB तक कर लीजिए, 100 GB तक कर लीजिए, ताकि अगर बच्चे उस लिमिट के क्रॉस कर गए जो आपने पहले सेट किया तो वो अपना अपलोड नहीं कर सकते आंसर, तो आप अपनी लिमिट एक्स्ट्रा ही रखें उसमें ताकि अपलोड कर पाएँ। अब ये हमारा पेपर लगभग बनकर तैयार है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिस्पॉन्स। हमने वो रिस्पॉन्स पे क्लिक किया और एक्सेल शीट पर क्लिक किया और हमने एक एक्सेल शीट क्रिएट कर ली। अब ये वो आपकी जो ड्राइव है, ड्राइव में ये सेव होगा और यहाँ पर आप सभी बच्चों के जो आंसर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। एक पूरी एक्सेल शीट खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी उसी नाम से जो नाम हमने सबसे पहले दिया था। इसके बाद हम दोबारा हम रिस्पॉन्स हम फिर से पेपर पे आए। आप जा रहे हैं अब यहाँ पर सेटिंग पे जाके हमें इसकी कुछ सेटिंग चेक करनी है। सबसे पहले ये देखिए कि सिर्फ जी सूट की नहीं, वो किसी भी आईडी से इसे शेयर किया जा सके, तो हमें उसे डिसेबल करना होगा, नहीं तो सिर्फ जी सूट से रिलेटेड आईडी पर ही खुलेगा। अब हम जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे 3 निशान है, इन तीनों को हमें डिसेबल करना पड़ेगा। आमतौर पे बच्चे इनकी वजह से सही आंसर देख के बार बार पेपर के सही सबमिट कर रहे थे पेपर देख के, तो उस चीज़ को बंद करने के लिए हमने इसे किया है। अब मैं जा रहा हूँ कोलैबोरेटर कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ऊपर 3 बिंदुओं पर क्लिक किया तो नीचे ऑप्शन आता है ऐड कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर आपका वो साथी है जो आपके इस पेपर के रिस्पांस देख सकता है, आपके पेपर को एडिट कर सकता है, और अगर वो किसी और सेक्शन का क्लास टीचर है और पेपर किसी एक टीचर ने बनाया तो उसके पास उनकी क्लास के आप रिस्पांस भेज सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी दूसरी आईडी को ही डाल दिया और जो इंस्ट्रक्शन मुझे देनी थी वो लिखकर मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। तो कोलैबोरेटर का काम यहाँ पर यही है कि उसके पास भी अपनी एक अलग से शीट पहुँच जाएगी, उसके पास भी अपना एक अलग से फॉर्म पहुँच जाएगा और वो खुद ब खुद उसमें सब कुछ चेक कर सकता है। कोलैबोरेटर को करना ये होगा कि उसे अपनी एक रिस्पॉन्स शीट अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में क्रिएट करनी पड़ेगी, तो सारे के सारे आंसर उसको वहाँ दिख जाएंगे। तो ये हमने सेंड कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिसे आप सेंड कर रहे हैं वो KV4 पठानकोट ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो हम इसे अलाउ करेंगे कि नहीं, आप उन्हें भेज सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टाइमर सेट करने जा रहा हूँ कि पेपर टाइम लिमिट कि पेपर कब तक चलेगा और उसके बाद ये खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि जो आपका टाइम है उसके बाद आपको इसे मैनुअली डिसेबल नहीं करना पड़ेगा और बच्चा भी उसी टाइम पीरियड के अंदर अपना पेपर सबमिट करेगा जो उसे दिया गया है। तो यहाँ पर हम सेट लिमिट पर जा रहे हैं। अब साइड में हमारे पास ये लिमिट का जो विंडो है वो खुल गई है। हम इसमें सबसे खुलते ही सबसे पहले डेट एंड टाइम हम उसे सिलेक्ट करेंगे। प्रोसेस अभी चल रहा है। तो हमारे पास ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब सपोज़ मान लेते हैं कि 12 तारीख को हमारा पेपर है, तो मैंने यहाँ पर 12 अक्टूबर को सिलेक्ट किया है। सपोज़ 2:40 तक पेपर चलने वाला है, तो मैं इसे 2:45 पे यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। ये 2 और ये 45 और AM को PM में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रात को ही बंद हो जाएगा। तो PM किया, सेट, सेव। अब यहाँ पर इसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पेपर है ये खुद ब खुद 12 तारीख को 2:45 पे क्लोज़ हो जाएगा और किसी भी नए रिस्पॉन्स को ये अलाउ नहीं करेगा कि सबमिट किया जाए। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारा पेपर बच्चों को कैसे दिखता है। जो रिस्पॉन्स हमने क्रिएट किए हैं वो रिस्पॉन्स कैसे सबमिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम इसके प्रीव्यू पे जाते हैं। एक कार्ड जैसा ऑप्शन ऊपर बना हुआ है, हम प्रीव्यू पे जाएंगे। अब ये हमारे पास वो पेपर आ गया जो बच्चों के मोबाइल पर या लैपटॉप पर जहाँ पर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर ये खुलेगा। तो ये फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हमने बच्चों की पर्सनल जानकारी मांगी है। मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम इसे फिल नहीं करेंगे हम इसे नेक्स्ट सेक्शन पर नहीं जा सकते।
क्योंकि हमने सबको कंपलसरी बनाया था नीचे राइट साइड में टिक करके। अब मैं सबमिट कर नेक्स्ट उस पर जाता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। अब ये पहला क्वेश्चन मैंने उसका आंसर दिया, देन सेकंड। जब तक हम दोनों का आंसर नहीं देंगे हम नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगे। तो इससे ये बेनिफिट है कि जो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है, बच्चा सारे ऑब्जेक्टिव को करने के बाद ही, चाहे उसे सही आंसर दिए गलत दिए, वो नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएगा। इसी तरह मैं सब्जेक्टिव पे जा रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ ABC यहाँ लिख दिया, पूरा आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि मान लेते हैं कि मैंने अपना फाइल अपलोड करनी है। अगर बच्चा फाइल अपलोड कर रहा है तो आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो ऊपर जो आंसर्स के कॉलम है उनमें भी वो कुछ ना कुछ लिखें। चाहे आप उन्हें एक वर्ड दे दीजिए कि फ़ाइल अपलोडेड या आंसर अपलोडेड। अब देखिए, जैसे ही हमने फ़ाइल अपलोड वाले पे क्लिक किया नीचे वाले ऑप्शन पे, तो जहाँ पर भी हमारी पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स सेव हैं वो खुद ब खुद उस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। यही फ़ोन में भी होगा, फ़ोन में भी वो आपको बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो इसलिए फ़ाइल अपलोड से पहले बच्चे को अपने सारे आंसर्स को क्लिक करके बेटर है कि वो एक PDF फाइल बना ले, ताकि सारे आंसर एक ही बार में हो, वो भी कंप्रेस फाइल। बहुत बड़ी फाइल ना बनाएं। उन्हें बोलिए जब भी वो PDF क्रिएट करें तो कंप्रेस फाइल करें, ताकि वो इजीली सिलेक्ट हो जाए। बहुत बड़ी फाइल होगी तो अपलोड होने में टाइम लगाएगी, और मे भी हो सकता है कि तब तक उनका पेपर बंद हो जाए। अब ये जो मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर ली है ये अपलोड हो रही है। अब इसके बाद मैं आपको इस फाइल को खोलकर भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर जाकर आप इस बच्चे के दिए हुए आंसर को चेक कर सकते हैं। ये फाइल अपलोड हो गई है और अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है सबमिट। जैसे मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। और अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस के आंसर में कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ब्लैंक छोड़ता हूँ ये सोचकर कि मुझे तो फाइल अपलोड करनी है, तो तब तक ये सबमिट नहीं होगा। अब सबमिट करने के बाद भी बच्चा अपने पूरे आंसर देख सकता है, लेकिन उसने सही किए हैं या गलत किए हैं ये उसे नहीं पता लगेगा। उसके कितने मार्क्स हैं ये उसे नहीं पता लगेगा, ताकि वो, हाँ, इसे हमने इसलिए ब्लॉक किया ताकि बच्चे आपस में चीटिंग ना करें। अब ये देखिए, उसी एक्सेल शीट में ये फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा ऊपर आ गया है। इसी उसमें सबसे आखिरी ऑप्शन जो हमने दिया था, जिसमें कि फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन था, तो हम देखेंगे कि वो फाइल का भी लिंक यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और मैं अभी आपको फाइल भी यहाँ पर खोल कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लास्ट में फाइल आ गई है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब खुद ब खुद ये एक PDF फाइल में कन्वर्ट हो गई है। तो इसलिए अगर हम पहले से PDF डालते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ आप एक इमेज भी डालेंगे वो भी PDF की तरह ही कन्वर्ट होगी, और फिर आपको उसे आपके सिस्टम पर वो खुलेगी। आप वहाँ से तसल्ली से उसे देखकर डाउनलोड करके आप बच्चे को आंसर दे सकते हैं। मेरा अनुरोध है टीचर्स से कि वो बच्चों को इस बात में गाइड करें कि वो जो भी आंसर दें उनके ऊपर अपना नाम और क्लास सेक्शन ज़रूर लिख दें। मे भी हो सकता है कि आपने सारी फाइलें डाउनलोड कर ली और आप फिर बाद में ऑफलाइन उन्हें चेक करना चाहते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। हाँ, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसी बच्चे के सामने की फ़ाइल है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, जो मैंने सेलेक्ट किया था वो पोस्टर यहाँ पे खुल गया है। तो इसी तरह से बच्चा जो भी क्लिक करेगा वो आपके पास खुल जाएगा। अब हमारे सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो ये कि अगर मैथ या किसी और क्वेश्चन है उसमें हम कोई डायग्राम कैसे इंसर्ट करना है या कुछ कैसे इंसर्ट करना है, वो कैसे, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सॉरी, उससे पहले हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं एक से ज़्यादा सेक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऊपर डुप्लीकेट डुप्लीकेट फॉर्म पे क्लिक किया और उसके साथ ही हमारे पास ये आ गया। मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, 8th B के लिए मैंने इसको किया है। आप सबसे पहले जो सबसे ऊपर की हेडिंग है वहाँ पर नाम चेंज हुआ, लेकिन फॉर्म पे नाम चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी हम इसे A को B कर लेते हैं, ताकि जब बच्चों के पास जाए, ये रिस्टोर करने के लिए कह रहा है तो ये भी हमें अलाउ करना है, रिस्टोर करना है इसे भी हम इसे लेंगे 10 GB से अलग। अब हमने इसे B, फिर हम रिस्पॉन्स में गए, हमने इसकी सेपरेट एक्सेल शीट क्रिएट कर ली। ये मैं सेटिंग पे चला गया हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सेल शीट पे क्लिक करना है इसे, यस, यहाँ पर। तो हम इसकी एक अलग एक्सेल शीट क्रिएट कर लेंगे। तो अब
इसके रिस्पॉन्स जो है वो 10 GB में उसमें पहले वाले में काउंट नहीं होंगे, ये अलग हो जाएंगे। अब आप देखिए इसकी भी एक एक्सेल शीट यहाँ पर बन गई है। तो इस तरह से आपके पास 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, जितने भी हैं आप सेम फॉर्म की अलग अलग कॉपीज़ बना सकते हैं और सेम इनके सबके लिंक्स अलग अलग आप शेयर कर सकते हैं। सेटिंग में इनके लिंक होते हैं। अभी पहले मैं एक बार इनकी देख रहा हूँ कि कहीं गलती से कोई और चीज़ अनेबल तो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। सेव एक क्वेरीज पर गया जिसमें बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर भी देखिए सही है, इसे भी हमने चेक किया, ये भी सही है, तो इसको हमने सेव कर लिया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास हमें किसी पेपर में कोई पिक्चर बच्चों को दिखानी है जिसके बेस पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम उसे कैसे ऐड करें। तो जो ये हमारे क्वेश्चन के सामने ही इमेज का ऑप्शन है, हमें उसको सेलेक्ट करना है और फिर बोरोज पे हम जाएंगे। पहले मैं देखिए इसमें जो ऊपर आ रहा है उनमें दिखा रहा हूँ, उनमें अगर हमने पहले से उन पिक्चर्स को अपलोड करके नहीं रखा हुआ है तो वो हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे ही रहेंगे और बोरोज को क्लिक करेंगे। अब फिर जहाँ पर भी हमारी जो भी इमेज है, जो भी पिक्चर्स हैं, डायरेक्ट वहाँ जाएगा। अगर वो नहीं है तो आप दूसरा सेक्शन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको पिक्चर उठानी है। आप पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए, जैसे सपोज मैं ये पिक्चर्स ले रहा हूँ, मैंने इसको लिया, अपलोड यहाँ पर किया और जैसे ही मैं नीचे अपलोड का ऑप्शन पूरा क्लिक करूँगा, ये हमारे पेपर में खुद ब खुद आ जाएगी, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। मैथ के टीचर्स हो गए, साइंस के टीचर्स हो गए, अगर कोई डायग्राम दिखाकर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो इस सुविधा का आनंद वहाँ ले सकते हैं। इस तरह से वो अपने पेपर को बेटर बना सकते हैं। अब इसके अलावा एक ऑप्शन और है, ये भी वही है, इमेज सेलेक्ट करने वाला। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से भी आप यही पिक्चर्स कहीं पे डाल सकते हैं। जिस सेक्शन के सामने आपके टूल की बार होगी वो सेक्शन में ये ऐड हो जाएगी। अब ये है कलर्स, आप अपने फॉर्म को अपनी मर्ज़ी के कलर्स में भी दे सकते हैं, स्मूथ कलर में भी दे सकते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा देखने में दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि अगर आप कोई थीम देना चाहते हैं अपने पेपर को, जैसे इंग्लिश का पेपर है तो मैं यहाँ पर एक खुली बुक ऊपर लगा रहा हूँ। अगर आप ये ऑप्शन भी देना चाहें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अपने पेपर को बनाने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इस इमेज को यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो सबसे ऊपर हमारे पास खुली बुक आ गई। इसमें हम अपने स्कूल का लोगो भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमें पहले से उसमें अपलोड करना पड़ेगा, या फिर जो थीम उन्होंने दिया वही थीम हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो सिम्बॉलिकली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्स शीट है। तो इस तरह से हमारा आज का ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।